अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कल हमने ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड को कंप्लीट कर लिया। अभी आगे चलते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं किसके? अमीनो एसिड के। इसका मतलब ये हो अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड मोनोमर होगा, प्रोटीन पॉलीमर होगा। जैसे आप एग्जांपल उठाकर देखें, कॉमन एग्जांपल उठा के देखें, जैसे ईंटें मिलकर क्या बनाते हैं? एक पूरा कमरा बना देते हैं, एक रूम बना देते हैं। इसी तरह का जो ईंटें होंगे वो क्या होंगे? वो मोनोमर्स होंगे। जो एक कमरा पूरा बन रहा है वो क्या हो गया? वो क्या होगा? वो पॉलीमर होगा। इसी तरह से मोनोमर्स मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। जो जो अमीनो एसिड है वो मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। इसमें जो अमीनो एसिड होगा वो क्या होंगे? वो मोनोमर्स होंगे। जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है वो एक पॉलीमर होगा। इसीलिए हम स्टेटमेंट हमारा ये सही होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। और ये याद रखना पड़ेगा आपको, पॉलीमर्स को आल्सो कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। ठीक है। अभी जो प्रोटीन्स हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सेल की जो एक्टिविटी है उसको कैरी करता है। उसको मतलब सेल की जो एक्टिविटी होगा, सेल का जो भी एक्टिविटी होगा उसको परफॉर्म करता है कौन? प्रोटीन जो है सेल की एक्टिविटी को कैरी करता है और मतलब सेल की जो एक्टिविटी है उसको कैरी करता है। ठीक है। अभी चलते हैं जो प्रोटीन है। प्रोटीन अभी जब भी प्रोटोप्लाज्म से वाटर एवापोरेट किया जाता है तो रिमेनिंग जो बचता है मास उसे हम ड्राई वेट कहते हैं। प्रोटीन में ड्राई वेट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल वो प्रोटीन होता है, 15% मौजूद होता है। अभी चलते हैं प्रोटीन की कंपोजिशन की तरफ। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ था। इसी तरीके से जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो बना हुआ है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर का बना, कभी कभी इसमें सल्फर मौजूद होता है। इसमें जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो अमाउंट मिक्सचर होता है वो नाइट्रोजन का होता है। इसीलिए हम प्रोटीन का दूसरा एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तब प्रोटीन का जो दूसरा नाम हो रहा है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्यों हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसीलिए हम इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का ही नाम दे सकते हैं। प्रोटीन को ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जा सकता है। कंपोजिशन में आपको एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे। कौन से एलिमेंट्स का प्रोटीन बना हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कभी कभी इसमें सल्फर मौजूद होता है। नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो एक्सेस में होता है। इसीलिए हम प्रोटीन को आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन इसमें एक्सेस अमाउंट में ना, दूसरे एलिमेंट्स के हिसाब से नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसीलिए प्रोटीन को आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनियस कंपाउंड कहा जाता है। ये कंपोजिशन होगी, प्रोटीन की कंपोजिशन हो गई। ठीक है। अभी चलते हैं प्रोटीन का सोर्स कौन है? हमें प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हम जब मीट खाते हैं, जब भी गोश्त या मछली होता है, फिश या दूध पीते हैं, पल्सेस वगैरह जो होते हैं ये सोर्स होते हैं किसके? प्रोटीन के। और हमारे कुछ बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वो खुद प्रोटीन के बने हुए हैं। किससे? नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए और फीदर्स हो गए। ये क्या होते हैं? ये आल्सो खुद ब खुद प्रोटीन से ही होते हैं। ठीक है। सोर्स हमें प्रोवाइड कौन करते हैं? जब हम गोश्त खाते हैं या मछली या दूध पीते हैं तब ये हमें सोर्स ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो प्रोटीन के ही बने हुए हैं, जैसे नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए और फीदर्स हो गए। वो क्या है? माना वो प्रोटीन के ही बने हुए हैं। ठीक है। ऊपर हमने सोर्स पढ़ा है, नीचे हमने ये बताया कि कौन से हमारे बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है। अभी मैंने पहले ही बता दिया प्रोटीन पॉलीमर है। और अगर आपको समझ नहीं है आप ईंट और रूम का एग्जाम्पल उठाकर देखें। ठीक है। प्रोटीन पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड जो होता है वो मोनोमर होता है। ठीक है। इसीलिए हम जो अमीनो एसिड होता है उसको प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जो अमीनो एसिड है उससे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। किसका? प्रोटीन का। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? आप कहोगे अमीनो एसिड। अभी हम अमीनो एसिड जो यूनाइट होता है, मतलब यूनाइट होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अमीनो एसिड यूनाइट होकर काफ़ी अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी आकर हम ये देखते हैं अमीनो एसिड की तरफ। सबसे पहले ये समझो मोनोमर। ठीक है। अमीनो एसिड काफ़ी अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो अमीनो एसिड मिल रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? ये मोनोमर्स है। ठीक है। क्योंकि ये आप मोनोमर ऐसे समझो ईंटें हैं। ये क्या? ईंटें। अमीनो एसिड इक्वल टू ईंटें आप बोल सकते हैं। फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटीन का, इसको प्रोटीन इक्वल टू रूम, माना एक पूरा कमरे की फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटीन, ये पॉलीमर है। ठीक है। प्रोटीन क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। ठीक है। अभी जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या थे? ये मैंने पहले ही बता दिया। प्रोटीन जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं। किसके? पॉलीमर्स को ये ज़हन में याद रखना पड़ेगा। पॉलीमर्स को आल्सो कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अमीनो प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं किसके? अमीनो एसिड के। ठीक है। अभी जो अमीनो एसिड यूनाइट होते हैं आपस में किस बांड के ज़रिए? पहले में हमने पढ़ा था जब मोनोसेक्राइड यूनाइट होते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड के ज़रिए। इसी तरीके से जो अमीनो एसिड है वो आपस में यूनाइट होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो एक पेप्टाइड बांड जिसे हम आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है। यूनाइट
यूनाइट होकर क्या प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इसका मतलब यह हुआ अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। हर प्रोटीन के पास एक माना यूनिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड के। अगर उस अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो वो प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। अभी जो 20 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो माना वायरस से लेकर ह्यूमन बीइंग तक फाइंड होते हैं, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन बेसिक अमीनो एसिड ह्यूमन से वायरस तक 20 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अमीनो एसिड क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। अमीनो एसिड स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की पढ़ते हैं। अमीनो एसिड इसमें क्या होता है, इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है जो एक्ट करता है एज ए बेस, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जो एक्ट करता है एज ए एसिड। वो जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, उस कार्बन को अल्फा कार्बन आल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन उसे कहा जाता है ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट बॉन्ड बने, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए। जैसे इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दूसरा अमीनो ग्रुप है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे जो आर है इसे हम रेडिकल ग्रुप कहेंगे। तो बीच वाला जो कार्बन होगा इसे हम अल्फा कार्बन आल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, अमीनो एसिड का। एक अमीनो ग्रुप जो एक्ट करता है एज ए बेस, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो एक्ट करता है एज ए एसिड, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे रेडिकल ग्रुप और बीच में कार्बन जिसे हम अल्फा कार्बन आल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन उसे कहा जाता है ऐसा कार्बन जो 4 बॉन्ड बने, उसके साथ 4 ग्रुप्स लगे हों, 4 ही ग्रुप डिफरेंट हो, उसे हम असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ये अभी मैं लिख लेता हूँ। अमीनो एसिड वो मैंने पहले ही बता दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें एक अमीनो ग्रुप होता है जो एक्ट करता है एज ए बेस, दूसरा जो ग्रुप होता है इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है जो एक्ट करता है एज अ एसिड, ठीक है। ऊपर इसमें हाइड्रोजन फिक्स होता है, इसमें जो जैसा भी अमीनो एसिड आएगा ऊपर हाइड्रोजन होगा, नीचे रेडिकल ग्रुप होगा जो चेंज होता रहेगा। रेडिकल ग्रुप सी माना चेंज होगा तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा जो एक अमीनो ग्रुप जो बेस के तौर एक्ट कर रहा था, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिडिक ग्रुप है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा था, बीच में एक कार्बन होगा उसे हम असिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। ये आर ग्रुप है, ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। कार्बन को मैंने बता दिया, इस कार्बन को क्या कहा जाएगा, अल्फा कार्बन भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इसको हम असिमेट्रिक कार्बन भी कह सकते हैं। अल्फा कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन एक ही बात है, ठीक है। अभी ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा किसका, अमीनो एसिड का, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। जो अमीनो एसिड होता है उसका माना जनरल फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन सिर्फ आर ग्रुप रेडिकल ग्रुप है वो चेंज होता रहता है। ये हम बुक की तरफ चलते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ आर ग्रुप कैसे आर ग्रुप चेंज होगा तो एक दूसरा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर सपोज करें आर ग्रुप जो है नीचे आर ग्रुप है, वहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ये कंपाउंड हो जाएगा अमीनो एसिड हो जाएगा कौन सा, एलानाइन। अगर आर ग्रुप H लगा हुआ है वो ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर आर ग्रुप CH2OH लगा हुआ है तो वो अमीनो एसिड सीराइन हो जाएगा। या आर ग्रुप चेंज होता रहता है, दूसरा जो पूरे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहता है, सिर्फ आर ग्रुप है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। अभी देखें ये बुक की तरफ हम आगे हैं। अगर नीचे देखो आर की जगह H लगा हुआ है, इसे हम ग्लाइसिन कह रहे हैं। आर की जगह CH3 है, एलानाइन है। आर की जगह CH2OH है, सीराइन है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ऊपर नीचे सारे साइड पे स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आर ग्रुप चेंज होता रहता है। आर ग्रुप चेंज हो रहा है, अमीनो एसिड चेंज हो रहा है। आर ग्रुप में आर की जगह H आ रहा है तो ग्लाइसिन बन रहा है, आर की जगह CH3 आ रहा है तो एलानाइन बना है, आर की जगह CH2OH आ रहा है, सीराइन बन रहा है, ठीक है। CH2OH आ रहा है, ठीक है। अब दो अमीनो एसिड जो आपस में यूनाइट होते हैं, एक दो अमीनो एसिड यूनाइट होंगे तो डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन, 3 होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड। ये अभी बुक की तरफ आते हैं जिसमें 2 अमीनो एसिड यूनाइट होकर एक तीसरा डाइपेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कौन से 2 अमीनो एसिड हैं, ग्लाइसिन भी एक अमीनो एसिड है और दूसरा जो अमीनो एसिड इसमें मिल रहा है एलानाइन। ग्लाइसिन एलानाइन मिलकर एक कंपाउंड मतलब तीसरा जो डाइपेप्टाइड बना रहे हैं, वो डाइपेप्टाइड कौन सा बन रहा है, ग्लाइसिलाइ एलानाइन। ग्लाइसिलाइ एलानाइन एक डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो रहा है। तो अमीनो एसिड यूनाइट होकर तीसरे डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन से का, ग्लाइसिलाइ एलानाइन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और बीच में जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये यहाँ पर क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी जो ग्लाइसिन मैंने पहले ही बता दिया, ए बुक के एग्जांपल है, ग्लाइसिन एलानाइन मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राइपेप्टाइड बना रहे हैं, ग्लाइसिलाइ एलानाइन। ग्लाइसिलाइ एलानाइन की फॉर्मेशन है। और 3 अमीनो एसिड मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड बनेंगे। किस बांड के जरिए मिलेंगे, ये बांड याद रखना पड़ेगा, जो पेप्टाइड बांड के जरिए मिलेंगे। और ये पेप्टाइड बांड बनता है तो एटम्स के बीच में, कौन से, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी जो काफ़ी जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस बांड के ज़रिए माना यूनाइट होकर, अमीनो एसिड यूनाइट होकर एक पेप्टाइड बांड बनाते हैं। वो पेप्टाइड बांड या पॉलीपेप्टाइड माना काफ़ी अमीनो एसिड यूनाइट होकर एक चेन बनेंगे, उस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाएगा। वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन का एक उलट प्रोसेस है, ठीक है। अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाए स्मॉल 10 किसके अंदर, 10 अमीनो एसिड के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाए तो इसे हम कहेंगे पेप्टोन। अगर उस पेप्टोन को फर्दर
ब्रेक डाउन किया जाए एक स्मॉल फ्यू अमीनो एसिड के अंदर तो सेम पेप्टाइड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए तो वो अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? प्रोटीन 10 अमीनो एसिड तक ब्रेक डाउन होगा, पेप्टाइड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा, पेप्टाइड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा तो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा सीरीज। मतलब प्रोटीन 10 पेप्टाइड के अंदर 10 अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन होगा, पेप्टाइड सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलते हैं एक मना जो अभी आगे चलते हैं। मैंने किसी प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की जो तरतीब है, जो सीक्वेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो वो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। हम एग्जांपल उठाकर देखते हैं। जैसे देखें इंसुलिन, जो इंसुलिन है, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड टोटल होते हैं। उसमें 2 चेन्स होते हैं, एक चेन के अंदर 20 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरी चेन के अंदर कितने होते हैं? 31 अमीनो एसिड होते हैं। मिलकर 51 अमीनो एसिड होते हैं, एक पूरा इंसुलिन बन जाता है। ठीक है, इंसुलिन। अभी आगे चलते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ से। हीमोग्लोबिन में वहाँ पर एक चेंजिंग आता है, इसीलिए वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये सीक्वेंस एक हर प्रोटीन में है, हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस चेंज होगा तो वो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। हीमोग्लोबिन की तरफ आते हैं। हीमोग्लोबिन जो है उसके पास 4 चेन्स होते हैं, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। जो 2 अल्फा चेन्स जो होते हैं उसमें एक ईच अल्फा, मतलब एक अल्फा के पास 141 अमीनो एसिड होते हैं। जो दूसरा बीटा है, ईच बीटा की तरफ 146 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो ये प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। देखते हैं जो अभी एक डिजीज़ का होता है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, वो क्यों काज करता है? जब हम एक प्रोटीन का अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने की वजह से। कैसे चेंज होता है? जब हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर एक ग्लूटामेटिक एसिड, एक अमीनो एसिड होता है, वो चेंज हो जाता है। किसके अंदर? वेलाइन के अंदर, पोजीशन नंबर 6 पे। माना जब 574 अमीनो एसिड आपस में यूनाइट होंगे, पोजीशन नंबर 6 पर एक ग्लूटामेटिक एसिड होता है, माना वो अमीनो एसिड होता है, वो चेंज हो जाता है। किसके अंदर? वेलाइन के अंदर, पोजीशन नंबर 6 पर। एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस की चेंज होने से वो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। या वैसे हीमोग्लोबिन का बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करना होता है। अभी वहाँ पर अमीनो एसिड एक चेंज हो गया, इसलिए वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। वो एक डिजीज, उसी की चेंजिंग की वजह से एक डिजीज़ का होता है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। कि ये अभी आपको समझ आ गया होगा। कितने अमीनो एसिड है हीमोग्लोबिन के अंदर? 574 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, उसकी एक सीक्वेंस की वजह से जब ग्लूटामेटिक एसिड है पोजीशन नंबर 6 पर, 574 अमीनो एसिड ये आपस में जब मिलते हैं तो पोजीशन नंबर 6 पर ग्लूटामेटिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन के साथ। ग्लूटामेटिक एसिड की जगह वेलाइन आता है, इसलिए हीमोग्लोबिन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का। अगर ग्लूटामेटिक एसिड ओरिजिनल है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है वेलाइन के अंदर, इसलिए हीमोग्लोबिन जो है वो फिर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा बॉडी के अंदर। वैसे इसका जो काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। अभी इसके ग्लूटामेटिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया, इसीलिए वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, अभी चलते हैं आगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है स्ट्रक्चर के बुनियाद पर और फंक्शन के बुनियाद पर। ठीक है, यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे प्रोटीन को आंसू क्लासीफाई किया गया। ये मैंने जो शेप पे बनाया, यहाँ पर देखो आप 6 नंबर पर ग्लूटामेटिक एसिड है, जो उसकी जगह पर क्या आ रहा है? विलाइन आ रहा है। ठीक है, अभी क्लासीफिकेशन प्रोटीन की तरफ। इसको क्लासीफाई किया गया स्ट्रक्चर के बुनियाद पर, फंक्शन के बुनियाद पर, लेकिन इसको फिर 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है शेप के बुनियाद पर। शेप के बुनियाद पर इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, एक फिब्रस प्रोटीन, दूसरा जो होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। फिब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर इंसॉल्युबल नहीं होते। फिब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं। ना इसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जाए, ऐसे पॉइंट जो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। और जो फिब्रस प्रोटीन जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और नेचर इसका जो होता है वो इलास्टिक होता है। नेचर के हिसाब से सारे के सारे जो सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं वो फिब्रस प्रोटीन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि सिल्क होता है,
स्पाइडर वेब होता है, मायोसिन इन मसल होता है, फाइबर्स होते हैं, क्लोथिंग होते हैं, केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स ये होते हैं। ये सब के सब सेकेंडरी प्रोटीन है। सेकेंडरी प्रोटीन सब के सब जो आते हैं वो फिब्रस प्रोटीन के अंदर आते हैं। ठीक है, इसकी तरफ आगे चलते हैं अभी ग्लोब्यूलर प्रोटीन की तरफ। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये सॉल्यूबल होते हैं साल्ट के अंदर, एसिड के अंदर, बेस के अंदर, अल्कोहल के अंदर, ये सॉल्यूबल होते हैं। जो फिब्रस प्रोटीन थे वो सॉल्यूबल नहीं होते थे और उनको क्रिस्टलाइज वो जो होते थे क्रिस्टलाइज उनको मैंने क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल प्रोटीन को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। सारे के सारे सेकेंडरी प्रोटीन जो होते थे वो किस में आ रहे थे, वो फिब्रस पे आ रहे थे। इसमें टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन जो भी होंगे वो ग्लोबल प्रोटीन के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी कुछ हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन को देखेंगे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होंगे जो स्ट्रक्चर बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। ये जो लिस्ट दिया हुआ है आपके बुक में, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। ये प्रोटीन आपको याद करने पड़ेंगे, फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमेंबर वाली चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता। देखो फिर भी केराटिन जो होता है वो नेल्स और हेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए उसको फार्मिंग प्रोटीन कहा जाता है। किसका? नेल्स एंड हेयर्स फार्मिंग प्रोटीन किया जाता है। ट्यूबलिन जो होता है ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना, ये स्ट्रक्चर बनाने के हेल्प करते हैं। अभी इसके बाद फंक्शनल प्रोटीन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो लिस्ट दिया पहले जो लिस्ट दिया हुआ था वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन था, दूसरा जो लिस्ट है वो फंक्शनल प्रोटीन है। मैंने ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे आप देखें हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से इंसुलिन एक हार्मोन होता है वो भी फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको ये सिर्फ याद करने पड़ेंगे माना इसमें कौन सा फंक्शनल प्रोटीन है, कौन सा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं प्रोटीन के एमसीक्यूज़ की तरफ। प्रोटीन के एमसीक्यूज़ मैंने बनाए, ये एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करो। जो मैंने पॉइंट्स बताए मोस्टली वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के। ठीक है, एक मना जो नहीं है पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये पॉइंट्स नहीं है सिंटेक्स बुक बोर्ड के। ठीक है, जो पॉइंट थे सारे के सारे मोस्टली जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड है, क्योंकि मैं सिर्फ सिंटेक्स बुक बोर्ड करवा रहा हूँ, उसको कवर करवा रहा हूँ। और एमसीक्यूज़ के साथ हर टॉपिक के नीचे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। लास्ट में जो है एमसीक्यूज़ की जो होगा लास्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड किया जाएगा। ये सारा प्रोटीन का कॉन्सेप्ट था। अभी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ देख लो फिर की बना लो। डिस्क्रिप्शन में इसनों का जो मैं की है वो अपलोड करूँगा। अभी इसमें जो क्वेश्चन हैं मोस्टली मैंने बुक के हिसाब से निकालने, कुछ बुक के जो बैक साइड एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं वहाँ से भी मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं, कुछ मैंने जो खुद बनाए जो आ सकते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो तीसरा एमसीक्यूज़ यही बोल रहा है मैं कि लास्ट में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए पहले मैं ये बोल रहा है जो फिब्रस प्रोटीन है उसको क्लासीफाई किया गया है पहले एमसीक्यूज़ में। ठीक है, ये आप समझ जाओगे क्योंकि क्वेश्चन आप खुद समझोगे, खुद सॉल्व करोगे, फिर आपके लिए मना सही होगा, वरना कोई समझाए तो फिर फ़ायदा नहीं हो सकता। ये एमसीक्यूज़ सही है, ये एमसीक्यूज़ आप देख लें और एमसीक्यू सॉल्व करके की बना लो, फिर मैं लास्ट में आप अपने की को चेक कर लें। ठीक है, अभी और जो प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद जो दूसरा टॉपिक है लिपिड। मैं लिपिड अपलोड करूँगा, कल लिपिड को ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, स्लो सारे टॉपिक इस चैप्टर के करेंगे, फिर हम एक ऊपर चैप्टर माना ऊपर वाला जो चैप्टर होगा वो उठाएंगे। फिलहाल हम जो एंजाइम है, सेल है वगैरह उसको हम लीव कर देंगे। जो ऊपर एंजाइम्स ऊपर वाले जो चैप्टर हैं उसको मैं उठाऊँगा, क्योंकि जैसे कि माना कोचिंग या दूसरे फिलहाल जो चल रहे हैं चैप्टर मोस्ट जो डिमांड किया जा रहा है ना ऊपर वाले चैप्टर्स के लिए लड़के जो हैं बच्चे जो हैं बोल रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर वाला चैप्टर उठाऊंगा। देखते हैं फिर रेस्पिरेशन या इम्यूनिटी इन दोनों में से एक चैप्टर हम उठाएंगे। ठीक है, आप भी एमसीक्यूज़ का की बना लें और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक लाजमी करें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे का न्यू वीडियो अपलोड हो तो वो आपको पहले मिल जाए। ठीक है, ये चैप्टर मोस्टली हो जाएगा तो या 3 लेक्चर दूसरे होंगे। लिपिड अभी लिपिड को ही अपलोड करूँगा कल। प्रोटीन तो हो गया, प्रोटीन के एमसीक्यूज़ भी आपको ये मैंने दिए हैं, 7-8 एमसीक्यूज़ होंगे, हर एक के भी 4 या 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ऑप्शन ये मैंने वो नहीं करता, 4 हो या 5 हो मसला नहीं है। ठीक है, और कभी मतलब कोई टेस्ट जो लेता है कोई 5 ऑप्शन दे देता है, कोई 4 ऑप्शन देता है। ठीक है, ये भी मैंने एमसीक्यूज़ 7 तो बना लिए हैं। ठीक है, 7 एमसीक्यूज़ टोटल लेंगे, डिस्क्रिप्शन में की दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी